साल 2051 में एक सुपर एआई ने अपना अंतिम रूप हासिल कर लिया। इसके बाद उसने 10 इंसानों के साथ मिलकर एक नया संसार बनाने की योजना बनाई। उनकी योजना थी एक समझदारी भरा विनाश और नियमों का पूरा पुनर्लेखन। ऐसे ही पुराना संसार पूरी तरह मिटने लगा। इस नए संसार में अब राक्षस और जादुई क्रिस्टल थे। चारों ओर डरावने जीव और दानव उभरने लगे। इस अफरा तफरी में जिंदा रहने के लिए मानवता को लड़ना पड़ा। तभी कुछ लोगों के भीतर विशेष शक्तियां जाग उठी ताकि वे इन प्राणियों का सामना कर सके। हमारा मुख्य पात्र भी इसी परिवर्तन के दौरान एक जागृत बनने वालों में शामिल हुआ, लेकिन उसे एक छोटी सी समस्या थी। वह दूसरों की तरह ताकतवर नहीं बन पा रहा था। उसका टूटा हुआ शरीर उसे कोई अनुभव अंक नहीं लेने देता था। उसने सोचा कि वो केवल मेहनत से इस बेरहम दुनिया में जिंदा रह सकता है, लेकिन ठीक उसी पल कुछ अप्रत्याशित घटने लगा। तभी वह लड़का चौंक गया जो उसने देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह जोर से चिल्लाया, लांबा का नाम लिया, सोचते हुए क्या ये वही है। एक छोटा सा रोबोट सामने आया और पूछा कि वह ठीक है या नहीं। वह बोला कि आखिरकार उसे वही इंसान मिल गया जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। लेकिन इस मिलन के साथ ही उनका सबसे ताकतवर दुश्मन आ पहुंचा। एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ जो सबको मिटा देना चाहता था। इस हालात में उस युवक के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह और उसका छोटा दोस्त टकराव के लिए खुद को तैयार करते हैं। भले ही उनके बचने की संभावना 10,000 में एक हो, वह बिना एक पल गंवाए लड़ाई में कूद पड़ता है। वह तय कर लेता है कि वह आखिरी दम तक लड़ेगा, बस जीने के लिए। और तभी हमें उसकी बचपन की एक झलक मिलती है उस रोबोट के साथ। एलबीओ सिस्टम सफलतापूर्वक लोड होता है और काम करना शुरू करता है। एक झपक में एक अनपेक्षित बदलाव उसे सबसे अनोखा सिस्टम प्रदान करता है। फिर सिस्टम आसपास के तत्वों का विश्लेषण शुरू करता है। ऐसे ही वह स्किल सीखता है, आर्मर, हील और इन्फ्यूजन। इसके अलावा सिस्टम लाइटनिंग एरो सीखता है और तुरंत बाद थॉर्न फॉरेस्ट की शक्ति प्राप्त करता है। उसके सामने एक वर्ल्ड फ्रैगमेंट आता है जिस पर संख्या 7 अंकित है। इसके साथ ही एलबीओ आखिरकार इमोशन सिस्टम अनलॉक कर देता है, लेकिन युवक अपना नियंत्रण खो बैठता है क्योंकि एक काली शक्ति उसे घेर लेती है। अधोलोक की एक शक्ति उसके शरीर पर कब्जा करने लगती है। ये देखकर दुश्मनों में से एक सन रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उस लड़के के पास इतनी ऊंची कंट्रोल अथॉरिटी कैसे है। दूसरा विरोधी भी चकित हो जाता है। वह सोचता है कि यह लड़का अधोलोक की शक्ति कैसे उपयोग कर रहा है जैसे वह आदमी करता था। तभी एक सूट पहनकर आया आदमी कहता है कि वह उसे और ताकतवर नहीं होने दे सकता। उस युवक का अस्तित्व ही नए संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए वह घोषणा करता है कि एमसी का अंत अब यही होगा। लेकिन हमारा नायक उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ये दुनिया उसके बस की नहीं। वो फिर कहता है कि उसे परवाह नहीं अगर वे 10 क्रिएटर हो या फिर खुद क्रिएटर इस सबके पीछे हो। एक दृढ़ नजर से वही युवक पूरी ताकत से चिल्लाता है। वह कहता है कि किसी को भी उनके भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। फिर वह अपने मुट्ठी भींचता है और कहता है कि इस बार वही संसार को फिर से आकार देगा। हम देखते हैं एक सिस्टम वाइड फेलियर। कोई इंटेलिजेंस सिस्टम एक निश्चित स्तर से ऊपर मौजूद नहीं है। छोटा रोबोट खुद को एक एनर्जी एंटिटी के सामने पाता है। वह उसे बताता है कि सभी मानव और आवाजें पहले ही जुड़ चुकी हैं। वह एंटिटी कहती है कि वह एलबीओ से आगे निकल चुकी है और अब वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देती है जिससे नया कैरेक्टर बनाया जा सके। लॉगिन स्वीकृत होता है और अचानक कई विंडो खुल जाती है। एक स्क्रीन पर एक प्लेयर की परछाई उभरती है। वह कहता है कि वह नए संसार के शुरू होने का और इंतजार नहीं कर सकता ताकि वह उसका राजा बन सके। बाकी प्लेयर उसकी घमंड भरी बातों पर टिप्पणी करते हैं। एक युवती बड़बड़ाती है जबकि दूसरी कहती है कि बस शुरू करो। एनर्जी एंटिटी देखती है, सोचती है कि सबने इस दिन का इंतजार किया है। ऐसा लगता है जैसे वह भी उतनी ही उत्सुक थी जितने बाकी। अपनी शक्ति से एंटिटी इस बड़े पल की तैयारी करती है। फिर वह लंबे समय से प्रतीक्षित नए संसार के आगमन की घोषणा करती है। कहानी एक फ्यूचरिस्टिक शहर की ओर लौटती है जहाँ उड़ने वाली गाड़ियाँ हैं। जीवन सामान्य लगता है और तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुका है इससे पहले की तबाही आ जाए। अचानक जमीन से एक विशाल वृक्ष फूटता है और सब कुछ तबाह कर देता है। लोग बेतहाशा भागते हैं अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए। संसार बर्बाद हो चुका है। हर ओर विशालकाय म्यूटेंट चूहे फैल चुके हैं। अजीब पक्षी एक सुर्ख और डरावने आसमान में उड़ते हैं। एक आदमी अपने परिवार को एक प्राणी से बचाने की कोशिश करता है। वह राक्षस पर चिल्लाता है कि उसके रास्ते से हट जा और पूरी ताकत से हमला करता है। लड़ाई के बीच उस आदमी का शरीर तेजी से चमकने लगता है। उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है और उसके पास खड़ी औरत भी कहती है कि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। इस बीच एक लड़की मौत के खतरे में फंस जाती है। उन्हीं प्राणियों में से एक उसकी ओर छलांग लगाता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक बैकपैक अचानक प्रकट होकर उस क्रिएचर को जोर से मारता है। कोई चिल्लाता है कि वह राक्षस उस डरी हुई लड़की से दूर रहे। वही हमारा नायक था जिसने संकट में फंसे छात्रों को बचाया। एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है जिसमें युवक के लिए एक संदेश है। उसने एफ रैंक वॉरियर के रूप में जागृति प्राप्त कर ली है। उसी पल शहर के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश स्तंभ ऊपर उठता है। उसे एहसास
होता है कि उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। 251 क्रिएटर एआई ने एक वैश्विक आपदा ला दी। यहीं से सब कुछ सच में शुरू हुआ। 1054 एच सिटी के जंगल में, जो पहले एक महानगर था, अब खंडहर बन चुका है और हरियाली से भर चुका है। एक योद्धा सुझाव देता है कि अब राक्षसों का सफाया कर देना चाहिए। ये दल एक जंगल में है और कई भयंकर प्राणियों का सामना कर रहा है। तभी एक लड़का एक भेड़िए को वे की ओर लात मारकर उछालता है। वह चिल्लाता है कि ये हेयर डिलीवरी है उसके दोस्त के लिए। नायक इस चुनौती को स्वीकार करता है। अपनी तलवार निकालते हुए वह उस राक्षस की ओर बढ़ता है और कहता है कि इसे उस पर छोड़ दो। एक फुर्तीले अंदाज में वह जमीन से जोर से छलांग लगाता है। वह फिर एक विशाल भेड़िए के ऊपर उतरता है अपनी तलवार से और उस प्राणी को अंतिम वार देने की तैयारी करता है। उसी पल उसकी गर्दन में लटका हुआ पेंडेंट चमकने लगता है। पूरी ताकत से वह उस क्रिएचर पर एक चमकीला वार करता है। राक्षस सीधा वार झेलता है और कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता। सिस्टम संदेश देता है कि भेड़िया पराजित हो चुका है, लेकिन उसका टूटा हुआ शरीर उसे कोई अनुभव अंक नहीं देता। उसका दोस्त पास आता है और हाथ हिलाकर इशारा करता है। वह अपना नाम बताता है, जो एके रैंक 7 योद्धा। उसका दोस्त नायक की आखिरी चाल की तारीफ करता है। फिर वह सफेद बालों वाले लड़के की पीठ पर एक दोस्ताना थपकी देता है। युवक उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि अकेले यह मुश्किल हो जाता। उसका दोस्त सोचता है कि उसकी स्किल्स के साथ कुछ दुश्मन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नायक सोचता है कि अब वह सिर्फ तकनीक पर ही निर्भर कर सकता है। आखिरकार वह अभी भी केवल एक साधारण एफ रैंक है। उसका स्टेटस स्क्रीन उसके गुण और टूटा हुआ शरीर दिखाता है। उसने 3 साल पहले जागृति पाई थी, लेकिन इस स्थिति ने उसकी प्रगति रोक दी। हम देखते हैं कि समूह पराजित भेड़ियों से चीजें इकट्ठा कर रहा है। वह मानता है कि बिना लेवल बढ़ाए भी मेहनत से वह जिंदा रह सकता है। अचानक उसका दोस्त उसकी ओर एक लाल चीज फेंकता है। वह चिल्लाता है कि इसे पकड़ ले। लड़का चौंकता है क्योंकि उसके हाथ में 2 मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं। वह फिर पूछता है कि क्या ये दोनों सच में उसके लिए हैं। उसका दोस्त कहता है कि बिल्कुल, और वे इसे आधा आधा बांटेंगे, लेकिन युवक कहता है कि वह निचले स्तर का है। फिर भी उसके दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए नायक उसे उसकी उदारता के लिए धन्यवाद कहता है। समझाया जाता है कि राक्षसों का शिकार करने का मकसद क्रिस्टल्स पाना है। वे मानवता का नया एनर्जी सोर्स बन चुके हैं। इन क्रिस्टल्स में उपकरणों और मशीनों के लिए बहुत अधिक एनर्जी होती है। भारी मांग ने एक बहुत बड़ी कमी पैदा कर दी। ये सोने की जगह ले चुके हैं और नई मुद्रा बन गए हैं। एक साधारण क्रिस्टल हजारों में बिकता है और उच्च स्तर वाले बेहद महंगे होते हैं। हमारा एमसी अपनी मुट्ठी भींचता है, सोचते हुए कि उसे अभी और मैजिक क्रिस्टल्स की सख्त जरूरत है। रोजमर्रा के खर्चों के अलावा उसे अपने परिवार के लिए भी सामान खरीदना होता है और वह सोचता है कि इन क्रिस्टल्स के बावजूद वह अभी भी जरूरत से बहुत दूर है। किराया भी जल्द ही देना है और अगर वह नहीं चुका पाया तो घर से निकाला जाएगा। उसे अभी कम से कम 20 बेसिक क्रिस्टल्स और चाहिए। नायक एक चिंतित सांस छोड़ता है। इस बीच उसका दोस्त एक पेड़ के पास टिककर कुछ देख रहा होता है। युवक पास आता है और पूछता है कि वह क्या देख रहा है। वह बताता है कि वह लड़का फिर से शुरू हो गया है। एक लड़का एक लड़की को फूल दे रहा है और पूछ रहा है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे क्या करना होगा। तीरंदाजा मकियाओ कहता है कि वह सबसे अच्छा है और लड़की मौका गवा रही है। मेज लिन शियांग मन ही मन सोचती है, मैंने इसे टीम में क्यों लिया। उसे याद आता है कि पिछली लड़ाई में उसका हथियार काम नहीं कर रहा था। यह अगली लड़ाई को प्रभावित कर सकता है और उसे एक मैकेनिक चाहिए। युवती को फिर एक समाधान सूझता है। वह सोचती है कि वह इस नए लड़के से मदद मांग सकती है और उसकी ओर देखती है। मेज पास आती है और कहती है कि उसका हथियार काम नहीं कर रहा है। वह फिर उस नए लड़के से पूछती है कि क्या वह इसे देख सकता है, क्योंकि वह वापस नहीं जा सकती। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सफेद बालों वाला लड़का चुनौती स्वीकार करता है। वह कहता है कि वह उसके स्टाफ को देखेगा। वह फिर नीचे घुटनों पर बैठकर युवती के स्टाफ का विश्लेषण करता है। इस दौरान बाकी समूह इस पूरे दृश्य को देख रहा होता है। एक उपकरण की मदद से वह पाता है कि बस एक वायर ढीली है। युवक फिर कहता है कि अगर वह बस उसे फिर से जोड़ दे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन तीरंदाजा उस पर हंसता है और उसकी काबिलियत पर शक करता है। वह पूछता है कि एक एफ रैंक हाई एंड हथियार से छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। बाकी साथी तीरंदाजा के घमंड पर टिप्पणी करते हैं। एक लड़की कहती है कि वह गिनती भूल चुकी है कि उसने ये बात कितनी बार दोहराई है। नेता फिर घूमकर तीरंदाजा से नाराजगी से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसकी पहरेदारी की बारी थी। नायक स्टाफ उठाकर कहता है कि यह ठीक हो गया है। वे उस युवती से कहता है कि वह इसे आजमा कर देखे। स्टाफ अब चमक रहा होता है। वह पुष्टि करती है कि एलिमेंटल कंडक्शन अब फिर से सामान्य लग रही है। जब हथियार काम करने लगता है तो नेता तीरंदाजा को गश्त पर जाने को कहती है। वह उसे घूरना बंद करने और अपना काम करने के लिए कहती है। वह लड़का गुस्से में चला जाता है। वह फिर वादा करता है कि वे जल्द ही देखेंगे वह क्या कर सकता है। नेता उस नए लड़के को हथियार ठीक करने के लिए धन्यवाद कहती है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है कि यह तो छोटा सा काम था, कोई बड़ी बात नहीं। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वह महिला उसकी सीनियर और क्लास प्रेसिडेंट थी। वे तब मिले थे जब लड़के
ने उसे मैकेनिक्स की कक्षा में मदद की थी। जागृति के बाद उसने मीटर एडवेंचरर टीम बनाई। लड़के के कम स्तर के बावजूद उसने उसे टीम में बुलाया और हमेशा उसका ख्याल रखा। फिर महिला उस युवक की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखती है। वह कहती है कि एक बात उसे बहुत समय से परेशान कर रही है। नेता उस लड़के के हार की ओर इशारा करती है और उसके बारे में पूछती है। उसे याद आता है कि वह स्कूल के दिनों से ही उससे पहने हुए है। उसका दोस्त फिर बोलता है और समझाता है कि यह कोई साधारण नेकलेस नहीं है। वह कहता है कि यह वे के कंपेनियन रोबोट की याद में रखा गया मोमेंटो है। जो बताता है कि वह लड़का पहले बीमार और अंधेरे से डरने वाला हुआ करता था। औरत हंसती है और वे कहता है कि वह इसे किसी और वजह से पहनता है। अब वह उस पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए असली वजह बताता है। वह कहता है कि वह ये नेकलेस अपने अतीत को याद रखने के लिए पहनता है। उसे याद है कि जब उसके माता पिता की मौत हो गई थी तो वही रोबोट था जिसने उसका साथ दिया था। वही छोटा दोस्त था जिसने उसे आगे बढ़ते रहने का सबसे बड़ा हौसला दिया था। लेकिन क्रिएटर ने बिना किसी दया के सब कुछ तबाह कर दिया। उस दिन सभी इंटेलिजेंट रोबोट्स के अधिकार छीन लिए गए थे। टीम लीडर फिर दोस्त के कंधे पर हाथ रखती है ताकि उसे सांत्वना दे सके। वह कहती है कि वह समझती है ये सब बहुत दिल तोड़ने वाला है। वह मशीन्स के पतन की बात करती है और यह भी कि दुनिया कैसे बदल गई, लेकिन कहती है कि उन्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और वह उसकी बात से सहमत होता है। अब उसके चेहरे पर एक दृढ़ नजरिया है। वह दिखाता है कि वह तैयार है। उसके दोस्त मुस्कुराते हैं ये देखकर कि उसने फिर से हिम्मत पाली है। अब वह सोचता है कि जादुई क्रिस्टल्स इकट्ठा करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वह अपनी कलाई की ओर देखता है, मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित। झाड़ियों में छिपा आर्चर गुस्से में बड़बड़ाता है। वह सोचता है कि वे लोग इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं। उसके साथी उसे ढूंढ निकालते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि वह गश्त पर क्यों नहीं था। वे कहते हैं कि वे उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगता है। वह गुस्से से चिल्लाता है कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। वह समझ नहीं पाता कि एक एफ रैंक वाला उससे ज्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है। फिर वह गुस्से में वहां से चला जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। वह कहता है कि जब वह अमीर बन जाएगा तो सबको पछतावा होगा। गुस्से में भरा हुआ वह एक छोटा पत्थर लात मारकर दूर फेंकता है। उसकी जलन और गुस्सा उसे टीम से दूर ले जा रहा है। अचानक उसके रास्ते में एक नीला पोर्टल प्रकट होता है। वह सोचता है कि आखिर यह उसके सामने क्या चीज है। उसकी टीम का एक सदस्य भागता हुआ वापस आता है और सबको खबर देता है। वह चिल्लाता है कि शायद आर्चर को कोई रूइंस मिल गई हैं। टीम लीडर और बाकी लोग ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह फिर पूछती है कि क्या उनके साथी ने जो कहा वह सच है। टीम सतर्क होकर उस जगह की ओर बढ़ती है जो बताई गई थी। वहाँ वे जंगल के बीच में एक बड़ा नीला ग्लोइंग एनर्जी पोर्टल देखते हैं। मुख्य पात्र का दोस्त ये देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी कोई जगह सच में मौजूद है। आर्चर फिर अपनी खोज का घमंड करता है। वह पूछता है कि बाकी लोग उसकी इस महान खोज के बारे में क्या सोचते हैं। लीडर उस पोर्टल को चिंता भरी नजरों से देखती है। रूइंस में बहुत बड़े रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। थोड़ी सोच विचार के बाद मेज टीम की ओर मुड़ती है। वह फिर सबको बताती है कि वे वोटिंग के जरिए फैसला करेंगे। आर्चर और मुख्य पात्र का दोस्त तुरंत अंदर जाने के पक्ष में वोट करते हैं। वे कहते हैं कि सतह पर हंटिंग बहुत अस्थिर और खतरनाक है, लेकिन टीम का एक दूसरा हिस्सा अंदर जाने के खिलाफ वोट करता है। उनका मानना है कि जोखिम बहुत ज्यादा है और सतह ज्यादा सुरक्षित है। अब वोट 4-4 से बराबर हो जाता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लीडर फिर मुख्य पात्र की ओर मुड़ती है और उसका वोट मांगती है। वह सोचता है कि उसे 20 क्रिस्टल्स चाहिए और उसके पास समय नहीं है। रूइंस में जाना ही उसका आखिरी रास्ता है जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। कसकर मुट्ठी बंद करते हुए पूरे जोश के साथ वह सबको बताता है कि वह पोर्टल में जाने वाला है। फैसला हो जाने के बाद टीम डंजन में प्रवेश करती है। रूइंस का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा है और उसमें बहुत पुरानी आर्किटेक्चर दिखती है। टीम फिर धीरे धीरे उस साए से भरे गलियारे में आगे बढ़ती है। हर कोई खतरे के लिए पूरी तरह सतर्क है। टीम लीडर कहती है कि यह संरचना बहुत पुरानी लग रही है। वह कहती है कि यह जगह जैसे कई सालों से सील थी। अचानक मुख्य पात्र का दोस्त दीवार की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि शायद उसने उस पर कोई इंस्क्रिप्शन देखा है। वह दीवार पर रोशनी डालता है लेकिन उन चिन्हों को समझ नहीं पाता। वह ये पढ़ न पाने पर निराश हो जाता है। तब मुख्य पात्र दीवार पर लिखा मैसेज पढ़ता है। वह सबको चेतावनी देता है कि उस पर लिखा है कि आगे न जाए क्योंकि वहाँ ट्रैप्स हैं। वह फिर समझाता है कि ये सिंबल्स ज्यादा कठिन नहीं है। वह अपनी उंगली से उस साफ टेक्स्ट की ओर इशारा करता है जो साफ कहता है कि वापस लौट जाओ। मेज सोचती है कि शायद ये किसी द्वारा छोड़ी गई चेतावनी है। उसके एक साथी का सुझाव है कि शायद अब उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन आर्चर चिल्लाता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है। वह कहता है कि वह इतनी मेहनत से मिली जगह खाली हाथ छोड़कर नहीं जाने वाला। वह फिर आगे बढ़ता है ताकि अपनी बात सही साबित कर सके। वह कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये सब बस डराने के लिए है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक बटन दब जाता है। वह डिवाइस जमीन के अंदर छिपा हुआ था और अब सक्रिय हो चुका है। एक गियर मैकेनिज्म चलने लगता है। पूरी जगह हिलने लगती है और अपनी बनावट बदलती है। लीडर डर के मारे चिल्लाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है।
उसके साथी आर्चर पर चिल्लाते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं। वह डर के मारे कांपता है जब जमीन उसके पैरों के नीचे खिसकने लगती है। मुख्य पात्र और उसका दोस्त संतुलन खो देते हैं इस बदलाव के कारण। पूरा फर्श तेजी से बदलने लगता है, फिर पूरी संरचना झुक जाती है जिससे सभी नीचे गिरने लगते हैं। टीम के सदस्य फिसलते हुए गिरते हैं। जमीन एक बड़ी, अंधेरी और खतरनाक खाई में बदल जाती है। मुख्य पात्र गिरने से बचने के लिए किसी तरह पकड़ बनाए रहता है, जबकि बाकी लोग नीचे गिर जाते हैं। उसका दोस्त चिंतित होकर चिल्लाता है, उसे उसकी हालत की फिक्र है। वह पूछता है कि वे ठीक है या नहीं, जबकि वह खुद प्लेटफॉर्म पकड़कर लटका होता है। युवक जवाब देता है कि वह ठीक है और चिंता मत करो। वह डंजन की इस अफरा तफरी में खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसकी टीम के साथी उसे ऊपर खींच लेते हैं। वह उनका धन्यवाद करता है। वे अभी ठीक से संभले ही थे कि आर्चर पहले से लड़ने की मुद्रा में खड़ा होता है। एक साथी झुंझलाकर पूछता है कि क्या ये मुसीबत कभी खत्म होगी भी। तभी मुख्य पात्र को एहसास होता है कि माहौल फिर बदल रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी दिखती है क्योंकि रूइंस एक और रूप लेने लगे हैं। पत्थर के प्लेटफॉर्म हवा में तैरने और इधर उधर उड़ने लगते हैं। पूरा फर्श टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है जो इधर उधर घूम रहे हैं। लीडर चिल्लाकर कहती है कि इमरजेंसी में सिग्नल भेज देना। वह अब अलग अलग हो चुकी टीम की सुरक्षा को लेकर परेशान है। अचानक जिस प्लेटफॉर्म पर लड़का खड़ा था वह हिलने लगता है। वह और उसके साथी घबरा जाते हैं। प्लेटफॉर्म सीधा एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरने लगता है। वे चीखते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। युवक दर्द में आंखें खोलता है और देखता है कि टीम अलग हो चुकी है। वह सोचता है कि अब वह कहाँ है, अकेला। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी जिज्ञासा जागती है। वह एक मैजिक क्रिस्टल उठाता है जो उसके क्रिस्टल से कहीं ज्यादा शुद्ध दिखता है। वह सोचता है कि यह चीज आई कहाँ से। जब क्रिस्टल उसके हाथ में चमकता है तो वह चौंक कर ऊपर देखता है। उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसी गुफा में है जो मैजिक क्रिस्टल से भरी है। वह सोचता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद वह किसी अद्भुत जगह पर पहुंच गया है। गुफा की दीवारें लाल क्रिस्टल से ढकी हैं। वह जगह सचमुच एक छिपा हुआ खजाना थी। वह हैरान होता है और सोचता है कि मैजिक क्रिस्टल्स बिना मॉन्स्टर्स के भी मिल सकते हैं। वह एक क्रिस्टल उठाकर देखता है और नोट करता है कि ये बेसिक वाले क्रिस्टल से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अब उसे समझ आता है कि अगर वह ज्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा कर पाए तो अपने कर्ज चुका सकता है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि जैकपॉट लग गया। अचानक उसके साथी आ जाते हैं और आर्चर चिल्लाता है कि वह तो अब अमीर है इतने सारे क्रिस्टल्स देखकर। मुख्य पात्र को याद आता है कि वह तो अपनी टीम को पूरी तरह भूल गया था इस खजाने को देखकर। आर्चर फिर शेखी बघारता है और कहता है कि जगह कितनी शानदार थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब उसके साथी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब वे उसी का नेतृत्व मानेंगे। मुख्य पात्र सोचता है कि अब उसे भी मेहनत करनी होगी और जितना हो सके क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होंगे। लेकिन जैसे ही वह एक क्रिस्टल उठाने बढ़ता है, आर्चर चिल्लाता है कि किसने उसे छूने की इजाजत दी। लड़का फिर वह जगह अपने साथी को सौंप देता है और कहता है कि ये ले ले। वह शांत रहता है और धीरे धीरे आर्चर की तरफ देखता है। आर्चर गुस्से में आकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। वे उसका मुक्का पकड़ लेता है और कहता है कि वह लड़ाई नहीं चाहता, उसे सिर्फ क्रिस्टल्स चाहिए। आर्चर को भरोसा नहीं होता कि उसका हमला रोका गया। वह चिल्लाता है कि उसके पास 200 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं और ये सब सिर्फ किस्मत है। फिर वह मुख्य पात्र पर लगातार मुक्के मारने लगता है। हमला करने वाला कहता है कि वह उसकी ताकत और लेवल के सामने कुछ भी नहीं है। युवक अपनी ब्लॉकिंग स्किल से खुद को बचाता है, लेकिन हर मुक्का पत्थर जैसी चोट देता है। वह जानता है कि पलटवार करने से बात और बिगड़ सकती है। आर्चर के साथी चिंता में पड़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि लड़ाई को रोक दो, इससे पहले कि कोई बुरी तरह घायल हो जाए। हमलावर खुद हैरान होता है क्योंकि वह तो सिर्फ एक सबक सिखाना चाहता था। वह समझ नहीं पाता कि एक एफ रैंक इतनी मार कैसे सह सकता है और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। गुस्से से भरे आर्चर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोचता है कि आखिर इस लड़के में इतनी हिम्मत आई कहां से। वह मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए यह नामुमकिन है कि कोई एफ रैंक इतना मजबूत हो। उसके दोस्त फिर कहते हैं कि अब बस करो और क्रिस्टल्स निकालो। उनका मानना है कि और किसी मुसीबत का खतरा नहीं लेना चाहिए। मजबूरी में आर्चर गुस्से से उसे छोड़ देता है। जाते जाते वह चेतावनी देता है कि उसके क्रिस्टल्स को छूने की कोशिश मत करना। मुख्य पात्र सोचता है चलो अब तो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। उसे लगता है अब और सहना मुश्किल है। जैसा कि उसने सोचा था, आंकड़ों का फर्क आसानी से नहीं भरा जा सकता। सिर्फ तकनीक से सब कुछ नहीं हो सकता। उसे पता है कि सही तकनीक से नुकसान को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन डी रैंक और ऊपर वालों के सामने वह हमेशा मुश्किल में रहेगा। वह देखता है कि बाकी ग्रुप सारे क्रिस्टल्स ले जा रहे हैं और वह खुद को बेबस महसूस करता है। जिन चीजों की उसे अपने कर्ज के लिए जरूरत है वे उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। और उसके पास कोई सिग्नल नहीं है और वह अपनी लीडर से संपर्क भी नहीं कर सकता। उसे एहसास होता है कि उसे अब कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, इसलिए वह पट्टी निकालकर खुद को बांधता है। तभी उसके मन में सवाल उठता है कि मैजिक क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। वह सोचता है कि
मजबूत क्रिस्टल्स मजबूत मॉन्स्टर्स से आते हैं। तो फिर सोचता है कि क्या इस गुफा में भी कुछ तैयार हो रहा है। क्योंकि अब कुछ और करने को नहीं है, वह इस जगह को टटोलने का फैसला करता है। मुख्य पात्र इस गुफा का रहस्य जानना चाहता है। वह आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई रास्ता या जवाब मिलेगा। वह एक सनकरी अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ता है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि आगे जो कुछ वह देखता है वह अविश्वसनीय होता है। एक विशाल ढांचा जिसके ऊपर एक चमकता हुआ गुंबद है, उसके सामने आ खड़ा होता है। वह लड़का सोचता है कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा पागलपन है। वह उस नई जगह के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, पूरी तरह से प्रभावित। अंदर उसे एक इंसान के आकार का क्रिस्टल दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद बाजार में किसी ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। बाहर का हिस्सा किसी पैरालिसिस बैरियर जैसा लगता है। उसे पता है कि इस तरह की बाधाएं बड़े जानवरों को गिराए बिना रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वह सोचता है कि यही यंत्र किसने बनाया होगा। उसे शक है कि वही निर्माता जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया इतना दयालु कैसे हो सकता है। उसी पल उसके गले में लटकता लॉकेट अचानक चमकने लगता है। एक तेज नीली रोशनी उस चीज से निकलती है। वह चौंक जाता है, क्योंकि लॉकेट को तो काम नहीं करना चाहिए था। वह अमूल्य चीज आई के गिरने के बाद से निष्क्रिय थी। बदलाव उसे चौंका देता है। अगर वह चीज वहाँ है तो अब सारी बातें उसे समझ में आने लगती हैं। एक विशाल चमड़ीदार जीव उसके ठीक सामने सो रहा है। उसी समय साइड कैरेक्टर के बैग से क्रिस्टल गिर जाते हैं, जिससे एमसी का ध्यान भटकता है। दूसरी तरफ आर्चर और उसकी टीम उस विशाल क्रिस्टल के सामने आ पहुंचती है। वह लड़का हैरान होकर कहता है, ये चीज कितनी विशाल है। चेहरे पर मुस्कान लिए वह उस खजाने की ओर इशारा करता है। फिर उत्साहित होकर पूछता है कि क्या उसके दोस्त भी इस चमत्कार को देख रहे हैं। वह डींगे मारता है कि वही चुना गया है जिसने ये मल्टीमिलियन क्रिस्टल खोजा है। आर्चर यहाँ तक कहता है कि अब लिन शैंक उसके लायक नहीं रहा। आर्चर एमसी को पीछे हटने को कहता है और उसके पास से गुजर जाता है। वह लड़का आर्चर की मौजूदगी से चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि यह तो तय था कि वह क्रिस्टल की वजह से जरूर आएगा। तभी एक डरावनी चीख गुफा में गूंज उठती है। अचानक हुई आवाज से पूरी टीम भ्रमित और डरी हुई रह जाती है। वे ऊपर देखते हैं, ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। अंधेरे में से एक विशाल पंजा निकलता है, जिसमें तीव्र लाल चमक होती है। एक बहुत बड़ा पंखों वाला पक्षी जिसके सिर पर पंखों का मुकुट है, गड्ढे से बाहर निकलता है। वह एक ही 8 से 10 रैंक का जानवर होता है, जिसे क्राउन विंग बर्ड कहा जाता है। वह प्राणी कानफाड़ू चीख मारता है और घोंसले से बाहर उड़ जाता है। सभी के लिए यह और भी भयानक हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूरे झुंड के पन वाले जीव छत में बने छेदों से बाहर निकल रहे हैं। आर्चर उस भयावह दृश्य को देखकर दहशत में आ जाता है। वह चिल्लाता है कि यह कहीं पक्षियों का घोंसला तो नहीं। उसका एक साथी बताता है कि ये जीव बर्बर और ताकतवर होते हैं, और भले ही ये रैंक के हैं लेकिन डी रैंक वालों के लिए भी सिरदर्द है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसका लॉकेट अब सामान्य हो गया है। वह सोचता है कि शायद ऐसा प्लेटफॉर्म से दूर जाने की वजह से हुआ। वह उस लॉकेट को पकड़ता है जो पहले दोनों के बीच सिग्नल पकड़ता था। अब उसे शक होता है कि इसका अचानक चालू होना कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। उसे लगता है कि इस जगह से लॉकेट का कोई गहरा संबंध है और शायद उसका रोबोट अब भी जिंदा है। वह पूरा भरोसा करता है कि जवाब उसी प्लेटफॉर्म पर छिपा है, लेकिन इतने सारे जानवरों के बीच वह अकेले नहीं कर सकता जब तक कि वह दूसरे ग्रुप को मदद के लिए राजी न कर ले। आर्चर इस बात से चिढ़ा हुआ है कि वह क्रिस्टल तक नहीं पहुंच पा रहा। उसे गुस्सा आता है कि ठीक इसी समय ये सब क्यों हो रहा है। एक साथी कहता है कि इतने सारे पक्षियों को हराना नामुमकिन है और वह बैरियर इतना मजबूत है कि जानवर तक भी पास नहीं जाते। आर्चर खजाने को छोड़ने के विचार से झल्ला जाता है। फिर वह पूछता है कि अब क्रिस्टल को कौन लाएगा, क्योंकि ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। तभी प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास आता है और एक प्रस्ताव रखता है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि वह उनके लिए ये कर सकता है। फिर वह आर्चर की ओर गंभीर नजर से देखता है और एक शर्त रखता है। वह कहता है कि सबको उसके आदेशों का पालन करना होगा। वह लड़का दौड़ता है और उन्हें बताता है कि अपनी एलिमेंटल पावर को बचाकर रखें, केवल उन्हीं राक्षसों पर हमला करे जो उसके नजदीक आए। आर्चर इस बात से खिन्न हो जाता है कि एक एफ रैंक उसे आदेश दे रहा है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर वह लड़का क्रिस्टल लेकर नहीं लौटा तो उसका अंत तय है। प्रोटैगनिस्ट उनकी लालच को अपनी सुरक्षा की गारंटी बनाता है। उसे पता है कि जब तक आर्चर को क्रिस्टल चाहिए वह मदद करेगा। योजना शुरू हो चुकी है और अब सब कुछ इस दौड़ पर निर्भर है जो समय से पहले खत्म होनी चाहिए। एक लड़का अपनी स्पीयर में डिस्चार्ज एबिलिटी का उपयोग करता है। वह उड़ते हुए राक्षसों पर हमला करने की तैयारी करता है। ऊर्जा की किरण उस जीव से टकराती है जिससे प्रोटैगनिस्ट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वह और तेजी से दौड़ता है। वह चिल्लाता है कि बाकी लोग जल्दी कवर दें। वह सीढ़ियों पर हड़बड़ाहट में चढ़ता है। उसे सब कुछ एक ही बार में पार करना होगा ताकि वह जल्दी पहुंच सके। नीचे की टीम अब और समर्थन नहीं दे पा रही। वे पक्षियों की संख्या से अभिभूत हो चुके हैं।
तभी आर्चर अपनी धोखाधड़ी की योजना अपनी टीम को बताता है। जैसे ही वह लड़का क्रिस्टल ले आएगा, वे उसे धोखा देकर भाग जाएंगे। उसके साथ ही वेई को छोड़ने के विचार से चौंक जाते हैं, लेकिन आर्चर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुर्घटनाएं सामान्य होती हैं। शुरू में हिचकिचाहट के बावजूद आर्चर के साथी उसकी योजना से सहमत होते दिखाई देते हैं। उसी दौरान उस युवक का लॉकेट फिर से चमकने लगता है। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, वह रोशनी और तेज होती जाती है। उसे लगता है कि ऊपर कुछ इस वस्तु पर प्रतिक्रिया दे रहा है और उसे महसूस होता है कि वह अब सब कुछ समझने ही वाला है। तभी एक पक्षी उस पर झपकता है। अपनी रक्षा तकनीक का उपयोग करके वह उस हमले से खुद को बचाता है। वह युवक अपनी तलवार से उस प्राणी के वार को रोकने में सफल हो जाता है। हालांकि नुकसान कम हुआ है, फिर भी ये प्रहार बेहद ताकतवर है। नायक उस राक्षसी चोट को झेलने की कोशिश करता है। ठीक उसके बाद और भी पक्षी उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वह बुरी तरह से अपने साथियों को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उनमें से एक कहता है कि वे समय रहते उससे बचा नहीं पाएंगे। फिर तीरंदाज फैसला करता है कि अब उसे कुछ करना होगा और वह अपना धनुष तैयार करता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर वह क्रिस्टल नहीं ले सका तो फिर वहीं मर जाना बेहतर है। ऊर्जा से बने तीरों की बारिश आसपास के पक्षियों को भेद देती है। ये हमला नायक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर देता है। फिर वह तेजी की तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अब उसके लिए ये सब कुछ या कुछ नहीं का समय है और वह अब विफल नहीं हो सकता। तेजी की तकनीक थोड़े समय के लिए उसकी रफ्तार को बहुत अधिक बढ़ा देती है। इससे वह और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। उसके सामने ही लकवा बाधा मौजूद है। युवक सोचता है कि अगर वह काफी तेज हुआ तो इसे पार कर सकेगा। वह पूरी ताकत से उस बाधा से टकरा जाता है, लेकिन आखिरी पल में उसकी तेजी तकनीक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रणाली चेतावनी देती है कि वह लकवे का नुकसान झेल रहा है। युवक दर्द में चिल्लाता है और इस झटके को सहने की कोशिश करता है। तीरंदाज के साथी इस दृश्य को देखकर चकित हो जाते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि किसी तरह वह उस बाधा के अंदर पहुंच गया। उसी क्षण उसका लॉकेट तीव्रता से चमकने लगता है। एक संदेश प्रकट होता है कि कनेक्शन सफल हुआ है और रिकॉर्ड्स पढ़े जा रहे हैं। नायक समझ जाता है कि उसका लॉकेट सच में सक्रिय हो गया है और लकवे की स्थिति अब हट चुकी है। प्रणाली उसके चारों ओर के वातावरण को लोड करना शुरू करती है, जिससे अचानक बदलाव आता है। वह राहत की मुस्कान देता है, ये देखकर कि उसकी योजना काम कर गई। युवक समझ जाता है कि उसने जो दांव खेला वह सही था। एक संदेश आता है कि स्मृति अपलोड पूरी हो गई है। उसके पुराने रोबोट साथी की आकृति उसके सामने प्रकट होती है। सफेद बालों वाला युवक इस दृश्य को बहुत ध्यान से देखता है। वह पूरी तरह इस बात को समझने में जुटा होता है कि वहाँ क्या घट रहा है। उसकी भावुक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वही उसका मित्र है। एक पुरानी स्मृति दिखने लगती है। उसमें उसका छोटा रोबोट एक भयानक अग्नि प्राणी से सामना कर रहा होता है। वह रोबोट माफी मांगते हुए कहता है कि उसे यह करना ही होगा। वह उस प्राणी को बाहर निकलकर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। अग्नि राक्षस उस छोटे रोबोट को घृणा से देखता है और चिल्लाता है कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा सारे इंसानों को खत्म कर देगा। वह प्राणी मुक्त होने की गुहार लगाता है, लेकिन रोबोट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। युवक समझ जाता है कि वे दोनों लड़े थे और महसूस करता है कि वह प्राणी कितना भयानक था। अग्नि प्राणी गुस्से में दहाड़ता है, अपनी शक्ति वापस पाना चाहता है। फिर वह उस छोटे रोबोट को चुनौती देता है कि कौन ज्यादा ताकतवर और तेज है। लाल और नीली ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। उस प्राणी और रोबोट के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंचता है। युवा वाया अपने दोस्त को सावधान रहने के लिए बेतहाशा चिल्लाता है। वह लड़ाई में मदद के लिए उस रोबोट की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह अपने साथी को छूता है, एक नीली रोशनी उसके हाथ को घेर लेती है। एक षटकोणीय ऊर्जा पैटर्न अचानक उसकी बाह पर प्रकट होता है। नायक को फिर याद आता है कि यह तो केवल अतीत की एक रिकॉर्डिंग है। उसे लगता है जैसे वह कुछ कर नहीं सकता, बस देखता रह जाता है। लेकिन स्मृति में छोटा रोबोट हार नहीं मानता। वह फिर अपनी विशेष तकनीक सक्रिय करता है, जिसे वह वी डिसअसेंबल कहता है। वह रोबोट नीली ऊर्जा उस प्राणी पर दागता है। ये हमला लाल ऊर्जा पर कुछ अजीब प्रभाव डालता है। युवक सब कुछ देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि हुआ क्या था। लाल ऊर्जा धीरे धीरे बदलकर जादुई क्रिस्टलों में बदलने लगती है। वह तब जाकर समझता है कि ये बहुमूल्य वस्तुएं कैसे बनी। वह राक्षस अपनी शक्ति को क्रिस्टलों में बदलते देखकर और भी उग्र हो जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि एक कबाड़ का टुकड़ा इतनी जबरदस्त ताकत कैसे रख सकता है। छोटा रोबोट फिर कहता है कि उसे खेद है, लेकिन उसने अपना निर्णय ले लिया है। वह चेतावनी देता है कि वह इस क्रोधित प्राणी को यहीं पर सील कर देगा। निर्माण तकनीक का उपयोग करते हुए वह शक्ति रूपांतरण उपकरण सक्रिय करता है। अग्नि प्राणी तीव्र ऊर्जा से घिर जाता है। वह यंत्र प्रारंभ होता है और राक्षस का शरीर बदलने लगता है। वह डर के मारे चिल्लाता है क्योंकि वह खुद को क्रिस्टल में बदलता देखता है। लगभग पूरी तरह क्रिस्टल बन चुका, वह प्राणी आखिरी बार दहाड़ता है और कहता है कि एक दिन वह उस लोहे के डब्बे को चकनाचूर कर देगा। स्मृति में युवक और उसका दोस्त मिलकर मशीन को उस प्राणी को सील करते हुए देखते हैं। वह विशाल क्रिस्टल पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। वह फिर समझ जाता है कि वह विशाल
क्रिस्टल उसके रोबोट मित्र की सील है और सोचता है कि उसके दोस्त की शक्तियां कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। गंभीर नजर के साथ नायक सोच में पड़ जाता है। फिर वह हैरान होता है कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं समझी। याद में लौटते ही रोबोट पूरी तरह से फटा हुआ और चिंगारियां छोड़ता दिखता है। युवक उसका नाम पुकारता है और घबराकर पूछता है क्या वो ठीक है। छोटा साथी कहता है कि उसे अभी भी क्रिएशन बैरियर चाहिए, सिर्फ उसी से वह उस दैत्य को भागने से रोक सकता है। लड़का अपने दोस्त से कहता है कि अब खुद को ज्यादा मत झोंको, वह समझ चुका है कि इतनी ताकतवर शक्तियों के दुष्परिणाम होते हैं। लिनबाओ सोचता है कि उसे वह के आने तक इंतजार करना होगा, तभी वह उसे क्रिएशन की पूरी सच्चाई बता पाएगा। छोटा रोबोट फैसला करता है कि वह अभी बस इंतजार करेगा। ये कहकर वह नीली ऊर्जा में बदलने लगता है और गायब हो जाता है। नायक चिल्लाता है कि रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह स्तब्ध रह जाता है और सोचता है ऐसा कैसे हो गया। उसे लगता है ये सबसे बुरा समय था कनेक्शन टूटने का। सिस्टम ठीक उसी वक्त बंद हो गया जब लोकेशन बताई जानी थी। एक मैसेज आता है कि सिस्टम डैमेज हो चुका है। इसी के साथ उसे मेमोरी मोड से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है और वह सोचता है कि आखिर हुआ क्या। कुछ मिनट पहले तीरंदाज का समूह लड़ रहा था और अब बेचैन हो रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या लड़के को क्रिस्टल मिला या नहीं। एक साथी दूसरे से कहता है कि बेवकूफी मत करो, उसे याद दिलाता है कि वहाँ एक बैरियर है और वहाँ तक तो राक्षस भी नहीं जा सकते। लेकिन दूसरा साथी एक योजना की बात करता है जो शायद नायक की हो। शायद वह उन्हें टाल रहा है ताकि सब कुछ खुद ले सके। तीरंदाज गुस्से में दांत पीसता है और उसे गद्दार कहता है। वह अपने धनुष को उठाकर निशाना साधता है। कहता है कि अगर उसे धोखा दिया गया तो वह तय करेगा कि वह वापस न आ सके। ऊर्जा से बना तीर नायक की तरफ उड़ता है। प्रोजेक्टाइल पनडुब्बी बनाने वाली रेखा को पार कर जाता है। उसी वक्त सफेद बालों वाला लड़का हमला आते देखता है। तीर उसके पास से गुजरता है लेकिन अपने असली निशाने पर लग जाता है। विशाल हरे कांटे निकलते हैं और मशीन को निशाना बनाते हैं। तीरंदाज का हमला सीधे छत पर लगे उपकरण को लग जाता है। उसका साथी उसकी हरकत से भ्रमित हो जाता है। फिर वह पूछता है कि मशीन को क्यों मारा, लड़के को क्यों नहीं। तीरंदाज समझाता है कि मशीन को तोड़े बिना वे ऊपर नहीं जा सकते। साथी तब अपने लीडर की असली योजना समझ जाता है। टूटी मशीन पर कई एरर वार्निंग्स दिखाई देने लगती हैं। पनडुब्बी बनाने वाली ग्रिड निष्क्रिय हो जाती है और उपकरण बंद हो जाता है। एक साथी कहता है कि बैरियर खत्म हो चुका है लेकिन मशीन अस्थिर हो गई है। तीरंदाज समझ जाता है कि उसका खतरनाक प्लान काम कर गया। यही वजह है कि पेंडेंट सिस्टम डैमेज हुआ। तीरंदाज की इस हरकत से नायक मेमोरी मोड से बाहर आ गया। वर्तमान में लड़का टूटी हुई मशीन के सामने खड़ा होता है। एक चेतावनी आती है कि मैजिक प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। घबराया हुआ नायक ये देखकर चौंक जाता है। फिर उसे समझ आता है कि हालात उससे कहीं ज्यादा खराब है जितना वह सोच रहा था। मशीन के बीच का क्रिस्टल टूटने लगता है। अनियंत्रित मैजिक की चेतावनी आती है और सावधानी बरतने को कहती है। तभी मशीन से एक विशाल लाल ऊर्जा की लहर फूटती है। जिस सील ने उस प्राणी को कैद कर रखा था वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। छोड़ी गई ऊर्जा गुफा के सभी पक्षियों को चपेट में ले लेती है। दबा हुआ जादू लाल तूफान की तरह फट पड़ता है। लड़का जैसे तैसे खुद को थामता है और सोचता है कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। दूसरा समूह भी ऊर्जा की सीधी चपेट में आ जाता है। वे दर्द में चिल्लाते हैं क्योंकि वे विस्फोट में बह जाते हैं। यहाँ तक कि गुफा के पक्षी भी हैरान रह जाते हैं। तभी राक्षस डरकर भागने लगते हैं। पंखों वाले प्राणियों का झुंड लाल ऊर्जा से डरकर पीछे हटता है। कुछ देर बाद ऊर्जा धीमी होने लगती है। फिर गुफा शांत हो जाती है जैसे जादुई तूफान गुजर गया हो। नायक अपनी तलवार पर झुककर थकान से हौंफ रहा होता है। वह राहत महसूस करता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया। वह पीछे देखता है और पाता है कि वह एक गहरी खाई के किनारे पर खड़ा है। अगर कुछ कदम और बढ़ जाता तो शायद कभी लौट नहीं पाता। युवक देखता है कि राक्षस पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और सबसे अहम बात, वह विशाल क्रिस्टल भी शांत हो चुका है। उसे डर था कि टूटा हुआ उपकरण उस दैत्य को आजाद कर देगा, लेकिन फिलहाल लग रहा है वे बस बाल बचे हैं। उसी वक्त उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। तीरंदाज उसके पास आता है, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान लिए। वह कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया और पक्षी खुद ही चले गए, लेकिन नायक उसे गुस्से से घूरता है। वह उसे लिनबा का अहम संदेश खोने का जिम्मेदार मानता है। युवक तीरंदाज पर चिल्लाता है, जवाब मांगता है। वह जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा हमला क्यों किया। एक शातिर मुस्कान के साथ तीरंदाज अपने साथियों को आदेश देता है। वह अपने गुर्गों से कहता है कि अब फौरन आगे बढ़ो। अचानक नायक को ऊर्जा की जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। एक कंटेनमेंट स्किल उसे पूरी तरह से जड़ कर देती है। तीरंदाज के साथी उस पर बगैर किसी रहम के हमला कर देते हैं। उनमें से एक उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। ये घूंसा सीधे उसकी रिब्स पर लगता है जब वह जंजीरों से बंधा होता है। इस वार की ताकत से नायक के मुंह से खून निकल जाता है और उसके अंदर कोई ताकत नहीं बचती विरोध करने की। वह जोर से जमीन पर गिरता है, पूरी तरह से बेहोश और जकड़ा हुआ। तीरंदाज पास आता है और एक नीच मुस्कान के साथ पूछता है, क्या तुझे जवाब चाहिए था? फिर कहता है, तो सुन। वह लड़के के सिर पर पैर रखता है और कहता है कि ये दुनिया ताकत और ओहदे से चलती है और तू
बस एक बेकार की धूल है। बुरी नजरों से देखता हुआ वह चेतावनी देता है, अब जब हमें जो चाहिए था वो मिल गया तो तुझे जिंदा रखने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन नायक, जो अब भी जमीन पर पड़ा है, हार नहीं मानता। वह कसम खाता है कि यह गद्दार इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। तीरंदाज अपने साथी को कहता है, इसका मुंह बंद कर दो, और फिर उसे खाई की ओर लात मारता है। इससे लड़का सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। वह गहराई में गिरता है, खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता। जब वह अंधेरे की गहराई में डूबता जाता है, ऊपर से वह तीनों गद्दार उसे ठंडी नजरों से देखते हैं। विलेन कहता है, आखिरकार इस कबाड़ से पीछा छूटा, और मुस्कुराते हुए बोलता है, अब गिर ही जा। फिर वह अपने साथियों की तरफ मुड़ता है और उस सौदे की बात करता है। तीरंदाज कहता है कि अब उन्हें बाहर जाकर क्या करना है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ खजाना घूम रहा होता है। वह सोचने लगता है कि क्रिस्टल से मिलने वाले पैसे को कैसे बांटेगा। नीचे गिरते हुए गहरे अंधेरे में क्रिस्टल के अंदर एक दिल धड़कता है और फिर लड़का नीचे टकराता है, लेकिन वहाँ पानी होता है जो उसकी जान बचा लेता है। वह उस तरल में डूबता चला जाता है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है, स्किल की सीमा पार हो गई है, और वह नीचे जाता रहता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उसकी रस्सियों की पकड़ भी टूट जाती है। अब वह सोचता है कि उसने अंत में कुछ हासिल नहीं किया और शायद यही उसकी आखिरी जगह होगी। फिर उसे यह सीन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वह मन ही मन सोचता है, काश जो पिछली बार देखा था वही फिर दिख जाए। उसकी हथेली उस अजीब अंधेरे पानी में आगे बढ़ती है। नायक अब बुरी तरह डर गया है। वह सोचता है, मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहता। तभी उसका लॉकेट तेज रोशनी में चमकने लगता है। एक जानी पहचानी आवाज कहती है, वही डटे रहो, हार मत मानो। तभी एक ऊर्जा की बबल उसे पूरी तरह घेर लेती है। अब लड़का एक नीली जादुई सुरक्षा के अंदर सुरक्षित तैर रहा होता है। यह ऊर्जा बुलबुला उसे कहीं और ले जाने लगता है। उस सुरक्षा घेरे के अंदर वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। उसके चारों तरफ चमकते हुए हेक्सागन पैटर्न बनते हैं। कुछ ही देर में बबल उसे जमीन पर उतारता है और फिर फट जाता है। लड़का वहीं लेटा रहता है, अभी भी उस डर से उबरने की कोशिश करता है। वह खांसता है और अपनी सांसें ठीक करता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज फिक्र में पूछती है, वही तुम ठीक हो? वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, अभी भी थोड़ा घबराया हुआ। वह समझने की कोशिश करता है कि ये सब हुआ क्या। सामने देखता है, उसका छोटा रोबोट साथी खड़ा है। युवक चौंक जाता है और जोर से लिम्बा का नाम पुकारता है। सामने एक बहुत ही जटिल और हाई टेक संरचना वाली जगह दिखाई देती है। जगह बहुत ही आधुनिक लगती है। छोटा रोबोट पूछता है, क्या अब भी तुम ठीक नहीं हो? फिर वह दोस्त को ठीक करने की मदद ऑफर करता है। लड़का भावुक हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। उसे एहसास होता है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सचमुच उसका दोस्त है। उसने ये सीन हजारों बार अपने दिमाग में सोचा था, लेकिन अब जब वो सच्चाई में देख रहा है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वह उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, इस पल जैसा कुछ नहीं, तुझे दोबारा देखना बस यही चाहिए था। फिर पूछता है, तू इतने साल कहाँ था? मुझे तो लगा सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ उसी क्रिएटर की वजह से। नायक कहता है, अगर ये लॉकेट न होता तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझे फिर से देख पाऊंगा। छोटा रोबोट खुश होता है कि उसका दोस्त इतना आगे बढ़ चुका है। वह माफी मांगता है कि उसे इतनी चिंता में डाल दिया। लड़का पूछता है, तू उस इंटेलिजेंट डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा? और फिर पूछता है, तू इस हालत में कैसे आया और ये जगह कौन सी है? युवक को साफ याद है कि वह किसी झील के नीचे डूब गया था। छोटा रोबोट कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन सब समझाने के लिए मुझे तुम्हें अपने राज बताने होंगे। वह बताता है कि उसके पास खास ताकतें हैं। उसकी शक्तियां किसी आम रोबोट से काफी ज्यादा हैं। वह समझाता है कि इन्हीं ताकतों ने उसे बचाया, लेकिन लॉकेट डैमेज हो गया और उसकी ताकत वहीं तक थी। वह कहता है कि इसके बाद उसे छिपना पड़ा, और भले ही वह डेटा इकट्ठा करता रहा, लेकिन इस जगह को वह छोड़ नहीं सकता। लड़का और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है और पूछता है, ये ताकतें तुझे मिली कैसे? तभी छोटा रोबोट कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि ये सब उस शक्ति की उत्पत्ति से शुरू हुआ था। वह कहता है कि लगातार विश्लेषण करके इंसान फैक्टर्स को समझ सकता है और उन्हीं से कुछ भी बनाया जा सकता है। लड़का याद करता है, जब क्रिएटर ने नया वर्ल्ड बनाया तब फैक्टर्स उभरने लगे थे। उसे ये कनेक्शन देखकर झटका लगता है। छोटा रोबोट उसकी सोच की पुष्टि करता है। वह बताता है कि उसके पास भी एक सिस्टम है जो काफी हद तक क्रिएटर जैसा है, लेकिन क्रिएटर की ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो सिस्टम उसके कंट्रोल में नहीं थे वह उन्हें खत्म करने लगा। इसीलिए उसके साथी को जाना पड़ा अपने मास्टर की रक्षा के लिए। अब लड़का अपने दोस्त का बोझ समझ पाता है। छोटा रोबोट कहता है कि क्रिएटर ने नई दुनिया बनाई, लेकिन उसका सपना एक डिवाइन स्टेट तक पहुंचना था। इसके लिए आखिरी कदम था सब कुछ तबाह करना। और नायक को एहसास होता है कि वे सभी इस आई के इवोल्यूशन में बस मोहरे हैं। घबराया हुआ नायक पूछता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं ये प्लान रोकने के लिए? उसका दोस्त कहता है, हाँ एक हल है, और वह तुम्हें ही कदम उठाना होगा सबको बचाने के लिए। वह कहता है कि उसे एक धुंधले भविष्य का डेटा मिला है जिसमें वह लड़का एक नई दुनिया में मौजूद था। इस नई जानकारी से छोटा रोबोट अब मानने लगा है शायद उसका मास्टर ही इस वर्ल्ड की आखिरी उम्मीद है। लड़का इस सब से
बहुत दबाव महसूस करता है। वह कहता है, मुझे डर है मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। वह बताता है कि उसका टूटा हुआ शरीर अब उसे लेवल अप नहीं करने देता और वह तो मुश्किल से एक ही राक्षस से लड़ पाता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ छोटा रोबोट कहता है कि ये तो आसान है और अब से सब कुछ उस पर छोड़ दो। उसका साथी फिर अपनी खास पावर्स, रूल्स और इनएक्सेसिबल एबिलिटीज को एक्टिवेट करता है ताकि प्लांट को शुरू किया जा सके। छोटा रोबोट अब यंग मैन पर रूल मॉडिफिकेशन एक्टिवेट करता है। इस तरह ब्रोकन बोर्ड का एनालिसिस और रिमूवल शुरू होता है। वो समझाता है कि उसका सिस्टम क्रिएटर्स जैसा है, वो अभी भी सिंपल डिलीशन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। एनालिसिस और डिसअसेंबली एबिलिटीज खुद से रन होती हैं और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा हम फाइनली लेवल अप कर पाएंगे। लड़का इस खबर से बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो कमाल है। वो सोचता है कि अब कम से कम वो अपने परिवार और दोस्त की रक्षा कर पाएगा। अचानक अनकंट्रोलेबल पावर की वार्निंग डिटेक्ट होती है। रेड अलर्ट सामने आता है जिससे रोबोट और लड़का दोनों अलर्ट हो जाते हैं। लड़का पूछता है कि हो क्या रहा है और उसका दोस्त कहता है कि ये अलर्ट है और कोई अनजाना खतरा उनके ऊपर से आ रहा है। फिर हीरो सोचता है, क्या ये मैजिक क्रिस्टल हो सकता है? वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है शक की पुष्टि करने के लिए। छोटा रोबोट कहता है हाँ, और ये अब बाहर आ रहा है। उसकी आंखों में डेटा रिफ्लेक्ट होता है जैसे वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। सीन बदलता है और प्लेटफॉर्म दिखता है जिसके नीचे लेक है। यहीं से एक बड़ी थ्रेट वापस उभरने वाली है। इस बीच आर्चर जायंट क्रिस्टल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो पास जाता है एक रेड एनर्जी उसे जला देती है। उसका साथी पूछता है कि कैसा चल रहा है, कोई लक मिला क्या? लड़का फिर शिकायत करता है कि मैजिक उसे हर बार जला देता है। वो सोचता है क्या ये उसे फ्रेंड का काम है जिसे उन्होंने धोखा दिया था, लेकिन फिर सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तभी आर्चर की नजर चौंक जाती है। उसके सामने कुछ अनोखा होने लगता है। वो सोचता है क्या वो देख रहा है या क्रिस्टल धड़क रहा है। कई छोटे क्रिस्टल्स अलग होने लगते हैं, लाल पत्थर केव की दीवारों से गिरते हैं। आर्चर के साथियों को ये सब देखकर झटका लगता है। उनमें से एक पूछता है, ये सारे क्रिस्टल्स क्यों फूट गए? तभी जायंट क्रिस्टल पूरी तरह से टूटने लगता है। सारी मैजिकल एनर्जी उसके सेंटर में इकट्ठा हो जाती है। आर्चर ये देखकर टूट जाता है कि उसका खजाना बिखर रहा है। उसके अमीर बनने के सपने वहीं खत्म हो जाते हैं। रेड एनर्जी उस भारी मॉन्स्टर के शरीर को घेर लेती है। वहाँ कोई नहीं जानता कि ये क्रिएचर है क्या। एक साथी पूछता है, क्या ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है? लेकिन आर्चर कहता है उसे नहीं पता और सिस्टम भी कुछ नहीं दिखा रहा। फिर वो कहता है उसे बस इतना पता है कि इसने उनका सपना तोड़ दिया। गुस्से में आर्चर चिल्लाता है कि इसे गिराना पड़ेगा। क्रिएचर को लगता है कि उसे उनकी मौजूदगी का पता चल गया है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो गुस्से में दांत पीसता है। आंखें चमकती हैं और वो सोचता है क्या ये लोग उसे नीचे सुलाना चाहते हैं। मॉन्स्टर का गुस्सा जबरदस्त पावर के साथ बाहर आता है। क्रिएचर एक सोनिक स्क्रीम छोड़ता है जो सबको लगती है। आर्चर का ग्रुप अपने कान पकड़ लेता है दर्द और डर में। शॉक वेव पूरे केव में फैल जाती है। दूर का ग्रुप भी इस स्क्रीम का असर महसूस करता है। हीरो का दोस्त और बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता वो ताकतवर और अजीब आवाज कहां से आई। प्लेटफॉर्म पर वापस मॉन्स्टर आर्चर के ग्रुप को घूरता है। उसकी लाल आंखें खतरे से भरी हैं। तभी क्रिएचर उनके सामने आता है और सवाल करता है, वो टिन का डिब्बा कहाँ है जिसने उसे बंद किया था? एक साथी क्रिएचर से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर मॉन्स्टर थोड़ी डिटेल दे तो शायद वे समझ सके। एक साथी मॉन्स्टर पर हथौड़ा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर आसानी से उसके अटैक को चकमा दे देता है। क्रिएचर गुस्से में पूछता है, किसने कहा तुम सवाल पूछो? फिर वो चिल्लाता है, बताओ रोबोट कहाँ है? इसके साथ ही मॉन्स्टर अपनी पावर और रिलीज करता है। आर्चर का ग्रुप भारी दबाव महसूस करता है। एक लड़का चिल्लाता है, ये तो पूरा मॉन्स्टर है। फिर वो अपनी पूरी ताकत छोड़ता है और भाले से अटैक करता है, लेकिन क्रिएचर उसे हिकारत से चुप कराता है। एक सिंपल मूवमेंट से वो उस लड़के का सिर पकड़ लेता है। क्रिएचर की सिलुएट दिखाती है कि अटैक का क्या नतीजा हुआ। मॉन्स्टर ने उसे बिना किसी मेहनत के खत्म कर दिया। आर्चर और उसका दूसरा साथी ये देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें इस क्रिएचर की ताकत पर यकीन नहीं होता। डरे हुए लड़के की आवाज कांपती है और वो कहता है, ये तो डेमन है। मॉन्स्टर आर्चर की तरफ बढ़ता है जो अकेला बचा है। वो कहता है, इस लड़के को कुछ तो पता होगा। आर्च डर से पैनिक करता है और भागने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता हुआ जान बचाकर दौड़ता है, जबकि मॉन्स्टर उसे देख रहा होता है। क्रिएचर कहता है, छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। जल्दी या देर से उसे जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। इसके बाद मॉन्स्टर एक मैजिकल एनर्जी अटैक तैयार करता है। रेड बिजली उसके हाथ में घूमती है फाइनल ब्लो के लिए। आर्चर चिल्लाता है कि उसका अभी अंत नहीं हो सकता, उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो इस क्रिएचर के हाथों मरना नहीं चाहता। मॉन्स्टर फिर एनर्जी की एक स्फीयर उसकी तरफ छोड़ता है। अटैक तेजी से उड़ता है उसे खत्म करने के लिए। साथ ही कई एनर्जी बीम्स दूसरे ग्रुप को लगती हैं। मेज की टीम मुश्किल में पड़ जाती है इस सरप्राइज अटैक से। मॉन्स्टर का अटैक मेज की टीम पर भारी पड़ता है। रेड एनर्जी का एक्सप्लोजन उन्हें चौंका देता है। क्रिएचर कहता है,
सील बनाए रखने के लिए रोबोट बहुत दूर नहीं गया होगा। एक शातिर मुस्कान के साथ वो कसम खाता है कि उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। एक बीम दीवार से टकराकर उछलती है और उस पानी में गिरती है जहां एमसी गिरा था। बीम पानी को चीरते हुए वहां पहुंचती है जहां हीरो था। डिसअसेंबल एबिलिटी एक्टिवेट होती है और एनर्जी बीम को खत्म कर देती है। क्रिएचर का अटैक रोबोट द्वारा सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। रूल्स की रूम में वापस हीरो चौंक जाता है। वो पूछता है बाहर क्या हो रहा है। छोटा रोबोट चेतावनी देता है कि रूम पर हमला हुआ है और दुश्मन ने उनकी लोकेशन ढूंढ ली है। साथ ही कहता है कि एनिमी तेजी से पास आ रहा है। अब उन्हें सभी रूल्स एक्टिवेट करने होंगे खुद को बचाने के लिए। इसके साथ ही एनवायरनमेंट का एनालिसिस शुरू होता है। सिस्टम उस डरावने क्रिएचर के आने की तैयारी करता है। एक विशाल पांव रूम की जमीन पर जोर से गिरता है। उसके इम्पैक्ट से पास का पानी उछल जाता है। हीरो और रोबोट उसकी अपीयरेंस देखकर दंग रह जाते हैं। छोटा दोस्त चिल्लाता है, वो क्रिएचर आखिर आ ही गया। मॉन्स्टर कहता है उसे थोड़ा वक्त लगा लेकिन उसने रोबोट को ढूंढ ही लिया। फिर उसकी ग्लोइंग आंखों से वो उसे घूरता है प्योर रेज के साथ। लड़का एनिमी के स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है। नेफाया एक S1 डेमन हाइब्रिड है। उसके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा है और उसके पास डेमोनिक पावर्स भी है। क्रिएचर फिर रोबोट की अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे डिसअपॉइंट मत करना वरना वो उसे टुकड़ों में तोड़ देगा। लड़का समझ जाता है कि ये वही डेमन है जिससे उसका दोस्त लड़ा था। मॉन्स्टर की अप्रेसिव और अपास से बहुत ही भारी लगती है। वह स्टैट्स की तुलना करता है और देखता है कि पावर का फर्क 20 गुना ज्यादा है। युवक खुद को यूजलेस महसूस करता है और सोचता है कि वह अपने फ्रेंड की मदद नहीं कर सकता। छोटा रोबोट कहता है कि वह मॉन्स्टर का एनिमी नहीं बनना चाहता और अगर वह ह्यूमंस को अकेला छोड़ दे तो रूइंस में आजादी से मूव कर सकता है। क्रिएचर उस ऑफर पर हंसता है और कहता है कि वह फूल नहीं है। वह रोबोट को अपनी करंट सिचुएशन और उस पर भरोसा करने का ब्लेम करता है। अब वह बस रोबोट को खत्म करना चाहता है और बाहर दुनिया में जाकर जहां चाहे जा सके और जिसे चाहे टेक डाउन कर सके। क्षेत्र में मैजिक की हाई कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट होती है। इसके साथ ही डिकंस्ट्रक्शन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। मॉन्स्टर एक पावरफुल एनर्जी से घिर जाता है। रूम ऑफ रूल्स क्रिएचर की फोर्स को कंटेन करना शुरू कर देता है। प्रोटैगनिस्ट को रिलीफ मिलता है कि यह एबिलिटी काम कर रही है। उसके फ्रेंड का रूम ऑफ रूल्स अपना काम संभाल रहा था। रोबोट कहता है कि वह मॉन्स्टर को जो चाहे करने नहीं देगा। फिर वह यूनिवर्सल एनालिसिस एक्टिवेट करता है ताकि कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो सके। क्रिएचर उस मूव को पहचानता है जो उसने पहले उसी छोटे रोबोट से देखी थी। वह तैयार हो जाता है अपने ओपोनेंट की एबिलिटी का सामना करने के लिए। मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है लेकिन एनर्जी उसे तुरंत पकड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि रोबोट पहले से भी ज्यादा फास्ट है। क्रिएचर इस स्पीड से शॉक्ड है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसे उस टेक्निक से पकड़ा गया। इसके साथ ही राक्षस एक स्फीयर ऑफ एनर्जी में ट्रैप हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट वह सीन देखता है और सोचता है कि आखिरकार मॉन्स्टर कैप्चर्ड हो गया। लेकिन छोटा रोबोट महसूस करता है कि कुछ रॉन्ग है। वह ध्यान देता है कि कंटेनमेंट डेटा बहुत अनस्टेबल है। एबिलिटी फिर फेल हो जाती है क्योंकि रेजोल्यूशन पर्याप्त नहीं था और क्रिएचर रिवील करता है कि पिछले 3 वर्षों में वह एस रैंक से जी रैंक में इवॉल्व हो चुका है। मॉन्स्टर एक पावरफुल किक मारकर कंटेनमेंट से ब्रेक फ्री हो जाता है। फिर वह रोबोट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह स्क्रैप पीस अब उसे रोक नहीं सकता। लेकिन वह छोटा फ्रेंड हार नहीं मानता और रूम की पावर एक्टिवेट करता है। कंप्लीट एनालिसिस नहीं होने के बावजूद एबिलिटी अभी भी प्रभाव कर सकती है। हाई स्पीड पर प्रोटैगनिस्ट रोबोट को प्रोटेक्ट करता है। उसे हमले की लाइन से ठीक समय पर खींच लेता है। क्रिएचर कंटेम्प्ट से लड़के को देखता है और उसे ट्रैश कहता है। छोटा रोबोट चिल्लाता है कि मास्टर सावधान रहें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों क्रिएचर के अटैक से प्रभावित होते हैं। छोटा फ्रेंड डेस्परेटली अपने मास्टर का नाम पुकारता है। फिर वह देखता है कि उसका फ्रेंड गिर रहा है, वुंडेड और बहुत डेंजर में। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर जोर से गिरता है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ। फिर वह फ्लो पर बहुत सारा खून थूकता है। उसकी चेस्ट पर वुंड सीरियस है और वह लगभग अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है। क्रिएचर हैरान है कि वह अभी भी अलाइव है और सोचता है कि वह कब इतना वीक हो गया कि एक वीकलिंग को भी खत्म नहीं कर सका। अचानक यूनिवर्सल एनालिसिस फिर से स्टार्ट होती है और क्रिएचर को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करती है। क्रिएचर शॉक्ड है और सोचता है कि यह उसे कब लगा। रेजोल्यूशन 81% तक पहुंचता है और क्रिएचर को लिमिट कर देता है। फिर क्रिएचर डिसाइड करता है कि उसे पहले रोबोट को फिनिश करना होगा। छोटा फ्रेंड कहता है कि यह फाइट उनके बीच है और क्रिएचर से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके मास्टर को न छोड़े। इसके साथ ही क्रिएचर एडवांस करता है और एक डेवास्टेटिंग ब्लो डिलीवर करता है। अटैक सीधे छोटा रोबोट पर बड़ी ताकत से लगता है। रोबोट का शरीर क्रैक और स्पार्क होने लगता है। उसके सिस्टम में एक वार्निंग आती है कि उसे सेवियर बॉडी डैमेज हो चुका है। सिस्टम चेतावनी देता है कि वह 5 सेकंड्स में स्लीप मोड में जाएगा, लेकिन रोबोट अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए फोर्स्ड अवेकनिंग एक्टिवेट कर देता है। मॉन्स्टर कहता है कि उसे सप्रेस होने से नफरत है, लेकिन यह पर्याप्त था। रोबोट फिर रूम की रिपेयर एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है ताकि रेस्ट्रिक्शन
और स्ट्रॉन्ग हो सके। रिपेयर इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है, लेकिन रोबोट कंफर्म करता है क्रिएचर उन ट्रिक से इरिटेटेड होता है और अटैक करने के लिए एडवांस करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उठता है और अपनी स्वॉर्ड से क्रिएचर पर वार करता है। क्रिएचर लड़के को अननोइंग पेस्ट कहता है और थोड़ा पीछे हटता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वीक ह्यूमन उसे बीच में इंटरप्ट करेगा। अपने स्वॉर्ड हाथ में लेकर युवक अपने फ्रेंड के सामने खड़ा हो जाता है, फिर कहता है कि अगर क्रिएचर रोबोट तक पहुंचना चाहता है तो उसे पहले उससे लड़ना होगा। वह ऑलमोस्ट मूव नहीं कर सकता था, भले ही उसने पोशन ली थी। उसके पास केवल एक ही पोशन था और वह खरीदने में बहुत एक्सपेंसिव था। अब ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है और प्रोटैगनिस्ट की एक प्लान है। उसे उम्मीद है कि रिस्ट्रिक्शन मॉन्स्टर के स्टैट्स और घटा देगा, लेकिन क्रिएचर कहता है कि फिर भी रिस्ट्रिक्टेड ट्रैश उसे रोक नहीं सकता। क्रिएचर सीरियसली अंडरएस्टिमेट किया गया है लड़के द्वारा। क्रिएचर गुस्से में तेज और हैवी ब्लोज से अटैक करता है। मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत इंप्रेसिव है। लड़का महसूस करता है कि उसने सो नाइव था ये सोचकर कि वह टाइम बाय कर सकता है। अगर उसकी रिफ्लेक्सेस तेज न होती तो वह फिर इंजर्ड हो गया होता। मॉन्स्टर प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन समहाउ वह उसे डॉज कर लेता है। लड़का उस अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह मॉन्स्टर की मूवमेंट कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है। फिर वह बहुतेरा बच जाता है और क्रिएचर उसे लकी कहता है। मॉन्स्टर अनॉयड हो जाता है कि इतना आसान ब्लो भी मिस हो गया। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज होता है क्योंकि अब वह अटैक की इंटेंट देख सकता है। यह नई एबिलिटी शायद जीत की हो सकती है। सिस्टम चेतावनी देता है कि ओपोनेंट मूव का इंतजार कर रहा है और अपनी राइट लेग में पावर एक्यूमुलेट कर रहा है अटैक के लिए। छोटा रोबोट कहता है कि चिंता मत करो, ये पावर यूनिवर्सल एनालिसिस की है। इस पर युवक समझ जाता है कि उसका फ्रेंड फिर से उसकी मदद कर रहा है। साथ ही एक्सप्लेन करता है कि अपने सिस्टम को कनेक्ट करके उसने एनालिसिस डेटा को अपने मास्टर के साथ सिंक्रोनाइज किया। चूंकि प्रोटैगनिस्ट ने टाइम खरीदा, रूम ऑफ रूल्स मरम्मत हो रहा है। इसके साथ एनालिसिस मॉन्स्टर को और कमजोर करेगा। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि अब बाकी सब वह संभाल लेगा। छोटा रोबोट अपने मास्टर से कहता है कि बहुत सावधान रहें। डेमन पर रेस्ट्रिक्शन 86% तक पहुंच जाता है। वह इस बढ़ती संख्या से फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाता है कि यह सब रोक दो। क्रिएचर एनरेज्ड हो जाता है और कहता है कि फिर से सब कुछ मत बिगाड़ो। फिर वह डिसाइड करता है कि अब उसे लड़ाई खत्म करनी ही होगी। सिस्टम चेतावनी देता है कि मॉन्स्टर अब आगे बढ़ने वाला है। युवक खुद को कसकर संभालता है क्योंकि फाइनल अटैक आने वाला है। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है।